स्वागत है आपका हेरा वर्ल्ड में। हमारी उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की पीवाईक्यू की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने 2024 के प्रश्नों को पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम 2023 के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ भी 2 प्रश्न कला और संस्कृति पे आ रहे हैं। हम पीवाईक्यू का एनालिसिस के माध्यम से ये बताएंगे कि किस प्रकार के उत्तर लिखना चाहिए जिससे आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। प्रश्न पर गौर करते हैं तो यहाँ 2 प्रश्न है। वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए और नागर शैली के मंदिर की विशेषताओं का वर्णन करिए। ध्यान देने की बात है, मंदिर में 3 कलाएं होती हैं, जैसे नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली पे पूछा जा चुका है, बेसर और द्रविड़ शैली पे 2025 में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें पूछा जा सकता है। आज हम पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। चित्रों के माध्यम से इसे आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। अब इसमें यह कहा गया है कि वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए, तो वेद साहित्य में कौन कौन से आते हैं, क्या उनकी पहचान है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, ये चीज हम देखेंगे। एक इंट्रो बढ़िया से लिखेंगे मैक्स मुलर के शब्दों में, जिन्होंने आर्यन के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये कहते हैं कि आर्यन आर्यन मनुष्य द्वारा बोला गया पहला शब्द है। इनके कथन से आप इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि ये 1500 से 500 ईसा पूर्व में रचित मानव आधारित एक जीवित धार्मिक ग्रंथ में ऋग्वेद में साहित्य इन सब बातों का जिक्र मिलता है वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक, ये इंट्रो हो गया। अब इंट्रो के बाद अब आप वेद की चर्चा करेंगे। तो वेद की चर्चा के लिए आप 4 वेद लिख के आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, इस तरह आप एक फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, छोटा छोटा 2-3 पॉइंट उसमें लिखे कि इसमें जहाँ आर्य समाज की प्राकृतिक पूजा और ब्राह्मणी विस्तार होता है, वहीं सामवेद में गायन के उपयोग करते भारतीय संगीत परंपरा की स्थापना को दिखाया गया। वहीं यजुर्वेद में बलिदान और गद्य मंत्रों का उच्चारण किया गया, जिससे हम यज्ञ अनुष्ठानों की परंपरा के बारे में ज्ञान करते हैं। वहीं अथर्ववेद चिकित्सा और जातु का प्रतिनिधित्व करता है, जो रोग निदान और विष निरोधक जैसे तंत्रों के मंत्रों के बारे में हमें वर्णन करता। तो आप अगला पैराग्राफ ये फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बता सकते हैं। प्लस अब हम आते हैं वेद के बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। आप ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में ये लिखेंगे कि इसमें गद्य की टिप्पणियां, जिसमें प्रतीकात्मक अर्थों के बारे में सब बताया गया कि जैसे वेद में कोई प्रतीक है तो उसका क्या मतलब है। पौराणिक कथाएं बताई गई हैं, ठीक है, वैदिक ग्रंथों में, जिसमें कि आप विदेह के राजा पूर्व की किस्सा चलते हैं, कैसे कैसे वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल दिखाई देता है। पुरोहित क्यों सर्वोच्च माने जाते हैं, सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया, जिसमें राजसी और अश्वमेध यज्ञों द्वारा राजनीतिक विस्तार के बारे में बढ़ाया गया। ब्राह्मण ग्रंथ इस बात के पॉइंट आउट करते हैं। तो आप प्रश्न क्या है आपका, वैदिक साहित्य का परिचय दिए। तो इसमें आपने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दिया। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक वही ग्रंथ है जो वन में लिखे जाते हैं। तो आप इस बात को बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा बहुत सारे ऐसे ऋषि होते हैं जो वनों में जाकर तपस्या करते हैं और वहां पे ग्रंथों का निर्माण करते हैं, जिसे हम वन ग्रंथ की संख्या लेते हैं। वही उपनिषद जो हमारे यहाँ 108 है, जो मौलिक प्रश्नों का अवधारण, जिसमें हम कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं पर बात करते हैं। और दूसरा आप ये बताएंगे दंडात्मक पद्धति का भी हमारे यहाँ विकास हुआ है, जिसमें याग्लम और वागार्गी के बहस से आप देखेंगे कैसे वैदिक काल के विचारों का जन्म हुआ है। तो इन बातों के वर्णन से आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार वैदिक साहित्य में क्या क्या लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य को, वेद को पढ़ने के लिए आगे चलकर उधर चलकर छह वेदांगों की रचना की गई, जिसमें 6 विषय बनाए गए, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इन सब चीजों का निर्माण किया जो वेद को पढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा वेद को पढ़ने के लिए और चीजों पढ़ने के लिए पाणिनिक अष्टाध्यायी जो है इसमें वर्णन करता है। ज्योतिष ग्रंथ भी इस चीज में अग्रसर रहता है कि किस प्रकार ज्योतिष की घटनाएं, खगोलीय घटनाओं का विस्तार करके हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो वेद साहित्य में ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। देखा, अब हम इस बात पे देखेंगे कि वेद साहित्य तो हमने पढ़ लिया, क्या साहित्य वही जरूरी होता है जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है और जो आज के समय में भी विद्यमान होते हैं। तो इसमें सामाजिक अस्थिकरण, भौगोलिक विस्तार और आर्थिक संक्रमण मिलता है। जैसे सामाजिक अस्थिकरण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ वर्ण प्रणाली का विकास जो आज भी विद्यमान, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, गैस, ये आज भी आपको हर जाति में देखने को मिलेगा। गुरुकुल की व्यवस्था है। भौगोलिक विस्तार, जहाँ पंजाब केंद्रित ऋग्वेद को बनाया गया, गंगा केंद्रित ऋग्वेद को बताया गया, सरस्वती से लेकर गंगा की नदियों तक के विस्तार बताया गया, जहाँ आर्यों की बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये ग्रंथ बताता है। दूसरा, आर्थिक संक्रमण।
आज के दौर में हमें आगे बढ़ना है तो हमारा आर्थिक समृद्धि मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे चारागाह और कृषि समाजों का ज़िक्र मिलता है, जहाँ जौ और चावल की खेती का वर्णन मिलता है। आज हमारे पास कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ से हमें इन सब बातों का ज्ञान मिलता है कि चावल तो वेद साहित्य ने ना केवल उस समय के साहित्य के बारे में, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक संरचनाओं का वर्णन करे, बल्कि उनके महत्व आज भी विद्यमान है, उनके महत्व आज भी विद्यमान है। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें, आज हमारी संस्कृति क्योंकि सभ्यता और संस्कृति बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकता, तो वहाँ पे मौखिक परंपरा जैसे कि पाठ का संरक्षण, परिस्थिति याद करने के तरीके, पठन-पाठन की विधियाँ जो आज मूलतः हम एक दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता दी गई क्योंकि इसकी सांस्कृतिक महत्व बनाए रखना है, तो इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई। ये एक जीवंत परंपरा है। जीवंत परंपरा मतलब हम उसको अपने दिल में सँजो रखते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हमारी परंपरा है वो आज भी विद्यमान है क्योंकि वो तार्किक और नैतिक रास्तों पे में चलने में मदद करती है। इसके लिए कांस्य युग में रचनाओं में बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जहाँ पे 3000 वर्षों तक इसको संरक्षण करने के प्रमाण दिखाई देते हैं। ठीक, अब ये वेद साहित्य आप हो गया। अब ये वेद साहित्य को लिखने के बाद आप उत्तर को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, एक फ्लो चार्ट बनाएं जहाँ पे आप ऋग्वेद से 3 वो ऋग्वेदी के अलग काल, फिर उसके बाद ब्राह्मण गण, फिर आर्यक, फिर उसके बाद उपनिषद, फिर वेदांग। ये एक प्रकार का फ्लो चार्ट बनाकर आप उसमें चीज़ों को बता सकते हैं कि किस प्रकार है। तो उत्तर देखने में और पढ़ने में और अच्छा लगेगा। अब एक निष्कर्ष पे चलते हैं। एक निष्कर्ष पे ये चलते हैं कि रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक कथन है कि वेद इस महान आर्यन आत्मा की सांस है। वेद इस महान आर्यन आत्मा की सांस है। तो हम ये दिखा सकते हैं कि वेदों में हमें धार्मिक शिक्षाओं का ज्ञान मिलता है, ठीक है? जहाँ हमें भाषा ज्ञान, खगोल ज्ञान, समाजशास्त्र की अंतर्दृष्टि दिखाई देती है और 3000 वर्षों से ज़्यादा इसमें उसकी जीवन परंपरा दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर इस निष्कर्ष को आप इन पॉइंट के ओर से उत्तर को 4 चाँद लगा सकते हैं। ठीक, पहला प्रश्न आपने लिख लिया, उत्तर लिख लिया, आप इसका उत्तर लेकर लिख के कॉपी जमा कर सकते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन-सा था? हमारा नेक्स्ट प्रश्न था ये, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला का विशेषण। मैं आप फिर से बता रहा हूँ, नागर शैली को 2023 में पूछा गया है। इसका मतलब है आने वाले समय में मंदिर पे बनने वाले प्रश्न बेसर और द्रविड़ के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। पीवाईक्यू इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू से आप यूपी फिजिक्स मेंस की परीक्षा को हिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब नागर शैली की विशेषताओं को जाते हैं तो नागर शैली का एक छोटा-सा इंट्रो लेते हैं। पर्सी ब्राउन बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है, नागर मंदिर मनुष्य के दिव्य पहुंचने की आकांक्षा और वास्तुकला और ऊर्ध्वाधर माध्यम से एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। ये 6वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई जो पूरे उत्तर भारत में फैली है। अब एक छोटी सी जानकारी ये ले सकते हैं कि जैसे आप ये मान लीजिए ये आपका विंध्यन पर्वत है होगा, ठीक है, ये नर्मदा नदी हो गई, इसके ऊपर जो मंदिरों का विकास हुआ वो नागर हो गया, इसके नीचे जो विकास हुआ वो द्रविड़ हो गया, ठीक, इस प्रकार से। और इन दोनों के बीच जो विकास जो मिली जुली वो बेसा शैली हो गई। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। नागर शैली में आप इंट्रो में ये बता सकते हैं इसमें गणितीय परिशुद्धता आपको देखने मिलती है और आध्यात्मिक प्रतीकवाद देखते हैं। अब ये गणितीय परिशुद्धता ये दोनों वर्ड्स को कॉमन की रहेगा। उत्तर में इनको बात को हम आगे बढ़ाएंगे कैसे? जैसे अब हम इनके टावर को देखते हैं। मंदिर को आप देख रहे हैं, ये देखिए छोटे-छोटे रेखीय तौर पर ये क्या है? जैसे इसमें गर्भगृह मतलब गर्भगृह जहाँ पे भगवान को वास होता है, गर्भगृह के ऊपर ठीक ऊपर, देखिए गर्भगृह के ऊपर ठीक ऊपर धीरे-धीरे की ओर मुड़ता जाता है, मतलब सिकुड़ता जाता है। देखिए ये सिकुड़ रहा है, ठीक, अच्छा। रेखीय आकार की मतलब ये एक शिखरी होती है, मतलब ये पूरे पत्थर को एक रेखी मतलब एक रेखा में बनाया जाता है। ये एक रेखा में होते हैं, ये टूटे-फूटे नहीं होते, देख लीजिए। उसके अलावा इसके बेटा ठीक है? उसके अलावा उसके अलावा कई सहायक शिखर होते हैं, जैसे 1, 2, 3 कई सहायक शिखर होते हैं, ठीक है? तीसरा भूमिज विविधता, भूमियों में विविधता होती है, कैसे? लघु शिखर होते हैं, ये छोटे-छोटे शिखर होते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ में होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ देखिए ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये ऊपर की तरफ उठते हुए होते हैं, ठीक है? ऐसे मंदिर आप उदयेश्वर या उदयपुर में जाकर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, इनकी योजना और लेआउट देखिए कैसे हमने एक डायग्राम बनाया माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। गर्भगृह कैसे बीच में होता है, प्रदक्षिणापथ होता है, चारों जो घूमने होता है वो प्रदक्षिणापथ होता है। मंदिर के ये किनारे-किनारे जो 4 मंदिर होते हैं पंचायत शैली के दिखाए जाते हैं। मंडप आपको यहाँ होता है, अर्ध मंडप यहाँ है, ठीक है? इसका ये वर्गाकार केंद्र होता है, ठीक है?
ये वर्गाकार केंद्र जब आप अपने मंदिरों को देखते होंगे, जैसे अपने गाँव में या कहीं मंदिर देखते होंगे, तो हमेशा ऊँचाई पे होते हैं। इस तरह इसका होता है। यहाँ पे गर्भगृह होता है, वो जो हमने अभी पिछले मंदिर में ये चीज़ आपको दिखाई है। इसके अलावा इनका पंचायत शैली पे तो इसमें 4 सहायक श्रेणी होती है, जिसमें जो आप खजुराहो के मंदिर में जाके इसका उदाहरण देख सकते हैं। इसमें मंडपक की प्रतीति होती है। इसमें मंडपक, अर्धमंडपम, महामंडपम, ये सारी चीज़ें बनाई जो दिव्य की ओर आध्यात्मिक अनुष्ठान को बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, इसका जीवंत रूप देख लीजिए। अब ऊर्ध्वाधर संगठन होता है, इसमें त्रिपक्षीय संगठन होता है। त्रिपक्षीय संगठन का मतलब ये होता है कि जो इनका आधार होता है, ध्यान से देखेंगे इनके आधार से, एक होता है आधार प्लेट, ये जो वाला देख रहे हैं ये आधार प्लेट कहलाता है। मंदिर में अगर अपने इमेजिनेशन आपके घर के मंदिर के बगल होगा वो देखिएगा। उसके बाद एक जंग जो दीवार होती है, जो दीवार इसको पिलर कहते हैं, जो इसको सहारा देती है, और एक शिखर होता है, ये एक शिखर होता है। तो ये त्रिपक्षीय विभाजन पर आधारित होता है। त्रिपक्षीय मतलब एक शिखर हो गया, एक ये हो गया और एक आधार स्तंभ होता है। ये त्रिपक्षीय विभाजन पर होता है। वेदबंदी मोल्डिंग होती है। इसमें क्या होता है, खुर, कुंभ, कलश और पैटर्न होता है। ऐसा नहीं कि इसी पे, इस पे पैटर्न का ध्यान दिया, जहाँ पे खुर होता है, कुंभ होता है और कलश, जैसे ये कलश ऊपर लगाया जाता है, खुर यहाँ लगाया जाता है। खुर का मतलब जैसे नीचे की तरफ डिजाइन कर दिया जाए, ऊपर की तरफ डिजाइन कर दिया जाए, या कोई ताक बना दिया जाए, ये होते हैं। इसके अलावा रथ, जैसे प्रतिरथ, कर्ण, आपसे प्रकाश, छाया प्रतिक्रियाएं बनाई जाती है। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कई जगह मंदिरों पे रथ की प्रक्रिया, जैसे गोल का रथ बना दिया, सूर्य का चक्र बना दिया, ये डिजाइन आपको मिलते हैं। ये क्या दिखाते हैं, ये प्रतीकवाद को दिखाते हैं, अध्यात्म को साइन करते हैं। इसके अलावा मंदिरों को सजाया कैसे जाता है, सबसे बड़ी गवाच बैठी, इसमें क्या होता है, घोड़े की नाल के आकार की खिड़कियां बनाई जाती है। जैसे अगर आप मंदिरों को देखेंगे तो इसमें जो खिड़कियां होती है वो घोड़े की नाल के ऐसे, देखिए ये कुछ ऐसे बनती है। अगर आपको ताक याद होगा, ताक इसी ताक कहते हैं, ठीक है, इसे ताक कहते हैं घोड़े की नाल के। और जैसे ये शायद, हाँ, ये इस तरह घोड़े के नाल के आकार का, ठीक है, ये कह सकते हैं इस तरह के आकार है। उसके अलावा शिखर सतहों पर गिरती, मतलब ऐसा लगता है कि जो सतह शिखर जो है सतहों पे गिर, देखिए शिखर हमेशा क्या है, सतह सतह पे गिर रही है। प्राचीन लकड़ी की वास्तुकला का इसमें दिखाया जाता है। मूर्तिकला का जो पैनल होता है, मिथुन, अप्सरा, देवताओं की प्रकृति, कई रूपों में इनको दिखाया जाता है। वास्तुकला में दिखाई जाती है, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो महादेव का मंदिर इसका उदाहरण है। देखिए सजावट कैसे की जा रही है। दरवाजों का, जैसे दरवाजे जो होते हैं, आप छोटे दरवाजे होते हैं, एक फिर बड़े दरवाजे होते हैं। बड़े दरवाजे के अंदर एक छोटा दरवाजा होता है। इस प्रकार से मंदिरों का विकास होता है। बड़े दरवाजों के अंदर अगर आप जैसे अगर आप लेटेस्ट में देखें तो बनारस में अगर आप चले जाए, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, अगर काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाए, जैसे एक बड़ा दरवाजा होगा, ठीक है, बड़े दरवाजे प्रवेश के लिए एक छोटा दरवाजा होता है। तो दरवाजों का अच्छा खासा विकास होता है। इसमें नदी बीदी होती है, गंगा यमुना प्रवेश द्वार का फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सजावट, ये नागर शैली में आप लिख सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं, उत्तर भारत में कई जगह इसके इसके विभिन्न स्वरूप देखे गए। जैसे उड़ीसा के मंदिर की अलग शैली, मध्य भारत में अलग, गुजरात और अलग है। जैसे उड़ीसा में क्या हुआ, यहाँ जगमोहन में 36 चित्रों को ऊपर जोड़ दिया गया, ऊर्ध्वाधर देवल के, मतलब इसमें ये हुआ कि इसमें 36 जो इसमें मंदिर जो बनाए गए, इसमें जो 36 है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया, ना कि रेखी पे। वहीं मध्य भारत में बात की जाए, वहां मध्य भारत में आप कामुक मूर्तियां जान मिलती हैं, जहां पर आप खजुराहो के मंदिर का ऐसा उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा, गुजरात और राजस्थान में क्या परंपरा है, यहाँ जटिल ज्यामिति की रचना, जो अभी हमने शुद्ध गणितीय, यहाँ पे जो मंदिर बनाए जाते हैं तो उन्हें ज्यामिति का ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे क्षेत्रीय विभिन्नताओं को, उस पर 3 सिंगत करेंगे। 3 सिंगत में आप उड़ीसा मंदिर, और फिर मध्य भारत की शैली मंदिर, और फिर गुजरात की शैली मंदिर। यहाँ पे इस बात में लिखो कि यहाँ क्षेत्रीय को विस्तार दिया गया। यहाँ पे आप लिखेंगे कामुकता को ज्यादा विस्तार दिया गया। यहाँ आप लिखेंगे कि ज्यामिति को ज्यादा विस्तार दिया। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए, एक फ्लो चार्ट आपने अच्छा से बनाया, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट बनाया आपने, एक फ्लो चार्ट बनाया, ये इस तरह निकाल दिया, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। 3 मंदिर लिखा, तीनों मंदिर का एक छोटा छोटा वर्णन तीर बना के, तो ये प्रेजेंटेशन को दिखाएगा, अच्छा प्रेजेंटेशन को दिखाएगा। प्लस प्रतीकात्मक, जो हमने वहां पे बात की, क्या प्रतीक दिखाते हैं, ये पुरुष मंडल आभा शैली को दिखाते हैं। ये ब्रह्मांड के स्वरूप को, जैसे कोई ब्रह्मांड चमक रहा है, उसमें मंदिर के ब्रह्मांडी रसतार को दिखाते हैं। प्राणी को, पूरा ब्रह्मांड एक शरीर के रूप में है। इसमें आमलक और कलश लगाया जाता है। आमलक को दिव्य चेतना का प्रतीक बताया, जैसे ऊपर आमलक लगाया गया तो ये दिव्य चेतना का प्रतीक बताया जाता है। वहीं कलश जो होता है प्रचुरता का बर्तन बताता है कि इसमें प्रचुरता है, मतलब दिव्य भी है और प्रचुर भी है, ठीक है। ये जंग होता है और ये आधार होता है। गणितीय अनुपात इसमें बहुत अच्छा होता है, जैसे इसमें ताले के माप का उपयोग किया जाता है, जैसे इसमें जो भी उपयोग किया, जैसे इक्वल साइज में होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इक्वल साइज में, ये इसकी इक्वल साइज, तो गणितीय का एकदम शुद्ध होता है, और ये अध्यात्म के असद अद्भुत संगम दिखाए जाते हैं, ठीक। अब
नागर मधुशाला वास्तुकला का अब आपको एक छोटा सा डायग्राम, अभी तक हमने आपको जो बताया है आप इस तरह इस तरह इस तरह दिखा सकते हैं। कैसे छोटे मंदिर से भी बड़ा मंदिर, मंडप, कैसे कैसे क्या विकास हुआ, कैसे कैसे क्या, ये इस प्रकार का आप एक फ्लो चार्ट बनाइएगा जिस प्रकार से हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, वो सारी बातें जो आपने ऊपर लिखा है यहाँ पे उत्तरों में, जैसे यहाँ पे आपने एक परिभाषा में क्या आता है, फिर गर्भ में क्या है, ऊर्ध्वाधर संज्ञा, जटिल संज्ञा और फिर क्षेत्र विविधता और प्रक्रियात्मक, ये गोल गोल समझने में आप इसको बना के उत्तर में चार चार लगा सकते हैं, फिर उत्तर और बेहतर हो जाएगा। उसके बाद एक निष्कर्ष पे हम लोग जाते हैं। निष्कर्ष में हम जरूर लिखेगा कोटेशन जो बता रहे हैं, क्योंकि कोटेशन के माध्यम से एग्जामिनर एक नंबर हर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो में एक नंबर दे देगा, कंक्लूजन सोचिए कितना अच्छा नंबर मिल जाएगा। जहां पर स्टेला क्रेमिस कहते हैं कि हिंदू मंदिर देवताओं की सीट, मतलब बैठने का स्थान और साथ ही देवताओं का रूप भी है। ठीक है, इसमें हम कला, गणित और अध्यात्म का संश्लेष भारतीय संस्कृति से करते हैं, जो आज भी विद्यमान है। ऊर्ध्वाधर आकांक्षाओं का तेजी से प्रेरणा मिलती है हमें। यहाँ अमूर्त अवधारणाओं का भौतिक रूप, मतलब ऐसे ऐसे अवधारणाएं जो हम सोचते हैं उनका भौतिक रूप का दर्शन होता है। भारतीय संस्कृति की सबसे ज्यादा अद्वितीय प्रतीक है। इस प्रकार लिख के आप नागर शैली को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह एक उत्तर को लिखा, आज हमने 2023 के आए हुए दो प्रश्नों का जिक्र किया। मैं ध्यान से बता दे रहा हूँ कि वेद साहित्य प्रश्न 2018 में अभी एक बार और जिक्र करेंगे, तो वहां 2 बार पूछा जा चुका। कितना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागर शैली में एक बार पूछा जा चुका थे, 2 बेसर और द्रविड़ पूछा जाए। इसकी प्रश्नों की चर्चा हम आपको थ्योरी क्लास में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कॉपी सबमिट करिए और आपको यह पीपीटी कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।